बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वैसे तो सियासत की लड़ाई है, लेकिन हकीकतन इस वक्त वो ज़्यादातर अदालतों में लड़ी जा रही है और ये एक तासुर आम है कि बाज़ जजेस की तरफ से इमरान ख़ान साहब को गैर मामूली सहूलतें दी जा रही हैं। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से भी अपने मुख्तलिफ़ इक़दामात उठाए जा रहे हैं, कानून साज़ी की सतह पे भी और दीगर सतह पे भी। और इस अदालती जंग में और ये कानूनी जो जंग है उसमें हुकूमत पाकिस्तान के जो सुप्रीम कमांडर है वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, जो वफाकी वज़ीर क़ानून है। और आज हुकूमत ने एक फ़ैसला ये किया है कि सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जज है जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में एक कमीशन कायम किया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज और एक साबिक़ वज़ीर आला की गुफ्तगू और इससे मुताल्लिक़ दीगर मामलात की तहकीकात करेगी। इसी तरह रिसेंटली हुकूमत पाकिस्तान ने तौहीन पार्लियामेंट का एक बिल मंजूर किया है। कुछ और इक़दामात भी पेश नज़र हैं हुकूमत के, तो इसलिए आज हमने आज़म नज़ीर तारड़ साहब को ज़हमत दी है कि उनसे जान सकें कि ये कमीशन क्या है, वो तौहीन पार्लियामेंट बिल क्या है, क्या हुकूमत चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ रेफरेंस लाने का इरादा रखती है या नहीं रखती है, और ये जो हुकूमत लोगों को पकड़ती है और अदालतों से उनको ज़मानतें मिलती है, तो ये हुकूमत की गलती है, केसेस कमज़ोर है, प्रोसिक्यूशन कमज़ोर है या कुछ और वजूहात है। बहुत शुक्रिया नज़ीर तारड़ साहब, और सबसे पहले तो आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। और पहला सवाल ये जानना चाहूँगा कि ये जो कमीशन आप लोगों ने बनाया है इसके TORs क्या है? अगरचे मेरे सामने पड़े हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे जानने वाले भी जान सकें, और क्या मकसद इसके पेश नज़र है और कितनी मुद्दत में वो अपनी रिपोर्ट देगी। बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब, आपने तमहीद में ही बता दिया कि कमीशन बना है, लेकिन आपने देखा होगा कि कमीशन बनाने की नौबत क्यों आई। कल जो वफाकी काबीना का इजलास था, तो इजलास में जब रेगुलर एजेंडा ख़त्म हुआ तो उसमें ये गुंजाइश होती है कि आप टेबल पे बैठे हुए वज़ीर आज़म साहब की इजाज़त के तहत जो करंट सिचुएशन है या पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं या दीगर जो अहम मामलात हैं उन पर गुफ्तगू करें। काबीना ने मौजूदा सूरत हाल को असेस करते हुए वहाँ पे बहुत सारे अरकान की ये राय थी कि अदालत जो है और ख़ास तौर पे जो आला अदालतें हैं उन पे जो अवाम का एतमाद है, पब्लिक ट्रस्ट है, वो एक बुनियाद है। और क्योंकि जुडिशरी स्टेट का एक अहम सतून है, तो उस पर जो काम करने वाले मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उनकी जो प्रोफेशनल ज़िम्मेदारियां निभाने पे भी अगर आवाम का एतमाद होगा तो इदारे की साख भी उससे बेहतर रहेगी, और अगर एतमाद में कमी आएगी या साख पे कोई आँच आए तो फिर बहुत सारी उंगलियां उठती हैं। पिछले कुछ अरसे से आपकी नज़र से गुज़रा होगा कि कुछ ऑडियोज़ जो हैं वो मंजर आम पे आई, और वो भी मैं थोड़ी वजाहत करता चलूँ कि ये वो दौर नहीं है जिस ज़माने में अखबार से या लैंडलाइंस टेलीफोन से पता चलता था क्या हो रहा है, और फिर वो टेलीफोन्स पे एक ऑब्जर्वेशन लगाने का ज़माना था जो कि सिर्फ़ और सिर्फ रियासती इदारों के पास होती थी। आजकल क्योंकि ये स्मार्टफोन्स का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इसमें ये चीज़ें आप ही के फ़ोन कॉल्स और वो चीज़ें मुख्तलिफ हवालों से वो हैक भी हो रही होती हैं, वो कई दफ़ा प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी कर रहे होते हैं जिन्हें हम हैकर्स कहते हैं, हो सकता है कुछ और ज़राए भी हों। तो ये बहुत सारे सवालात उठ रहे थे, ये बातें हुई वहाँ पे। तो इसके लिए ज़रूरी समझा गया कि जो कमीशन ऑफ इंक्वायरीज़ है एक्ट 2017 का, उसके तहत एक आला सतही कमीशन कायम किया जाए। अब सवाल ये उठा कि क्योंकि ये जो ऑडियो लीक्स हैं इनमें जो 10, 12, 13 चीज़ें जिनका के नोटिफिकेशन में भी जिक्र है, वो गुफ्तगू हुई साबिक़ वज़ीर आला की मुकदमे फ़िक्स करवाने के हवाले से अपने वकील साहब से, फिर उनकी कुछ गुफ्तगू हो रही है हमारे एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब के साथ, फिर इसी तरह वकला की गुफ्तगू हो रही है आपस में, और वो भी कोई बेंचेस के इंतखाब के हवाले से, और कुछ
एक सीनियर वकील जो हैं वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं एक मोअज़्ज़ज़ जर्नलिस्ट के साथ कि ये हो जाएगा आज शाम को और फिर परसों ये होगा, और वो चीज़ें किसी हद तक हो भी गई। फिर कुछ फैमिली मेंबर्स की गुफ्तगू थी जो जिससे भी मैं समझता हूँ कि लोगों को उंगलियां उठाने का मौका मिला और सवालिया निशान सामने आए। कुछ बच्चों की गुफ्तगू में थी, तो उस सारे को सामने रखते हुए ये बेहतर समझा गया कि एक आला सतही कमीशन बनाया जाए। और आज मुझसे सुबह पूछा जा रहा था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान क्यों नहीं है, तो ये कानून जो है ये इख्तियार वफाकी हुकूमत को यानी काबीना को देता है, और ये अब तो टाइम टेस्टेड कानून है। ये 2017 में राइज किया गया और इसके तहत बहुत सारे कमीशंस बनाए गए जिनकी रिपोर्ट्स भी आई, और कभी इसके जो वायरीज हैं उनके ऊपर कोई किसी किस्म का एतराज़ नहीं आया। तो क्योंकि चीफ जस्टिस साहब के हवाले से गुफ्तगू होती रही उसमें, तो काबीना ने यह मुनासिब समझा कि उनकी ऑनर और उनकी इज्जत तकरीम को विंडिकेट करने के लिए ज़रूरी है कि नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो इस कमीशन को हेड करें। इसी तरह चीफ जस्टिस हमारे जो सबसे बड़े सूबे के हैं चीफ जस्टिस साहब, उनके बारे में भी गुफ्तगू थी, और वो TORs में भी आपने देखा होगा। तो इस वजह से फिर जो दीगर सूबों में से क्वेटा के चीफ जस्टिस साहब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का नाम तजवीज़ हुआ। पेशावर में क्योंकि बिल्कुल रिसेंट तकर्री हुई है जो मोहतरमा जज साहिबा हैं, और सिंध के चीफ जस्टिस साहब के कुछ आपको पता है मामलात रहे थे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, उनकी तकर्री आर्जी हुई सुप्रीम कोर्ट में फिर ना हुआ, तो हमने कहा कि हम कोई ऐसी बहस में नहीं पढ़ना चाहते। तो ये इस बैकग्राउंड में किया गया है, और जो मैंडेट दिया गया है वो ये है कि वो जांचें कि ये जो गुफ्तगू है, पहले तो जो ये गुफ्तगू जिनको मंसूब है वो ये गुफ्तगू वाकई उनकी है और वो आया उसे ओन करते हैं। इसका जो फोरेंसिक ऑडिट है वो कमीशन की मर्जी होगी वो किस तरह से करवाना चाहें, उसकी जेन्युइननेस को किस तरह से वो सेटिस्फाई होते हैं, और फिर इस गुफ्तगू के जो असरात हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आया वो भी आए या कि ये गुफ्तगू हवा में रही और गैर ज़रूरी तौर पे उंगलियां उठाई जा रही हैं और गैर ज़रूरी तनकीद की जा रही है। और साथ में ये फिर दूसरा जो था वो इदारे की साख को बहाल करने के लिए ये ज़रूरी समझा गया, और साथ में ये भी TORs में है कि अगर ये फेक फैब्रिकेटेड इंजीनियर्ड ऑडियोज़ हैं या ये ऑडियोज़ जो हैं वो डिसोन होती हैं और फिर वो साबित नहीं हो पा रही, तो इसके बारे में भी तहकीक की जाए कि ये क्यों सरफेस पे आई और कि कौन से लोग या एक्टर्स हैं जो कि ये बना रहे हैं। तो नीयत वफाकी हुकूमत की बिलाशुबा सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि अदलिया एक अहम सतून है। हमारी जो आइन की 3 कुव्वतों की जो थेरी जिसे हम ट्राइकोथमी ऑफ पावर्स का इख्तियारात की तकसीम का नज़रिया कहते हैं, उसमें एक इंडिपेंडेंट सतून के तौर पर अदलिया, और उसका बहुत सेंसिटिव काम है, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि मुकदमात के फ़ैसले और उस पर भी फिर लोगों को बातें करने का मौका मिलता है। तो ये इन सारे शकूक व शुबहात को दूर करने के लिए अदलिया की साख को, उसकी गैर जानिबदारी को और उसके जो फंक्शंस हैं या उसके जो डिस्चार्ज है फंक्शंस का, उसमें शफाफियत जो है उसको मेंटेन रखने के लिए। लेकिन तड़ साहब, क्या खुद निजी गुफ्तगू रिकॉर्ड करना खिलाफ कानून नहीं है? और क्या हमारे अदालती निज़ाम में या कानूनी शहादत में ऑडियो वीडियो को बतौर सबूत पेश किया जा सकता है, जिसको आप लोगों ने इतनी गैर मामूली अहमियत दे दी? सलीम साफ़ी साहब, आपने अच्छा सवाल किया। देखिए, कई चीज़ें जो जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया, ये वो दौर नहीं है आज से 30 साल 40 साल पहले का, जिसमें या अखबारों में ख़बर पे नोटिस होते थे और कहा जाता था जी सेंसरशिप से हट के उन्होंने ये बात छाप दी और जुर्रत की है, तो मुदीर को या वो अदारिया लिखने वाले को खड़ा कर लिया जाता था कि आप इसका जवाब दो, आपका सोर्स क्या है और क्यों किया। या फिर वो लैंडलाइंस टेलीफोन्स होते थे, उन पर ऑब्जर्वेशन लगती थी और वो स्टेट ओन्ड थे, और उस पर ख्याल ये किया जाता था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ रियासत ही उनको कंट्रोल करती है, और इसी हवाले से इसको प्रिवेसी में भी इंटरफेरेंस समझा गया, अभी भी समझा जाता है। लेकिन अब देखें, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड नाउ। आप देखते हैं कि रियासतों के जो सिस्टम्स हैं वो हैक हो जाते हैं। अगर पेंटागन हैक हो जाता है और हैकर जो है वो कई साउथ ईस्ट एशिया में बैठा हुआ है
और अगर इंडिया और पाकिस्तान के कौमी इदारे आपने कई दफ़ा देखा, कभी बैंक्स की साइट्स पे हमले हो जाते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन चली जाती है। जूम पे होने वाली गुफ्तगू इंटरनेशनल लोगों की, आज जिसका आपने अभी जिक्र किया, अब वो तो एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है जहाँ पे अमेरिका से यहाँ पे कोई जूम पे बात हो रही है, वो तो टेलीफोन कॉल भी नहीं है, या मैं आपको अभी ज्वाइन किए हुए स्काइप पे। तो ये जो हैकिंग का अमल है ये बहुत कॉमन है, इसीलिए तो हमने कमीशन बनाया और उन्हें कहा कि वो इसमें जो भी टेक्निकल सपोर्ट चाहते हैं हुकूमत के एंड पे वो टेक्निकल सपोर्ट भी उन्हें फराहम कर दी जाएगी। लेकिन सर इसकी तहकीक तो होनी चाहिए, और अगर इसीलिए ये TOR रखा गया कि अगर ये दानिस्ता रिकॉर्डिंग्स हैं और कोई मकासद हसूल करने के लिए हैं तो वो भी बात सामने आ जाए। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को आपको थोड़ा सा एडवांटेज इस बात का देना चाहिए कि उन्होंने नेक नीति के साथ ये सारे जो चीज़ें, आप अगर एक नज़र नोटिफिकेशन को वर्ड टू वर्ड पढ़े तो कहीं पे कोई उसमें झुकाव नज़र नहीं आता कि किसी एक तरफ है, बिल्कुल इन अकॉर्डेंस विद द ट्रू फैक्ट्स और जो लॉ एप्लीकेबल है उसके मुताबिक किया गया। लेकिन ताड़ साहब, गालिबन जज अरशद मलिक के फैसले में साकिब निसार साहब और उन्होंने साथ ये भी कदगन लगाई थी कि सिर्फ वही ऑडियो वीडियो काबिल वक़्त होगी जिसको रिकॉर्ड करने वाला आके ख़ुद गवाही दे दे कि हाँ ये मैंने रिकॉर्ड किया है, और वो बल्कि उन्होंने तो साथ प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग की भी शर्त लगाई थी। तो उस फैसले के होते हुए क्या इस तरह की ऑडियो वीडियो को कोई वक़्त दी जा सकती है? साफ़ी साहब, एक बात तो ये है कि उस वक्त क्योंकि वो मामला जो था वो ज़ेरे समाअत था हाई कोर्ट में, और बात ये हो रही थी कि आया इस वीडियो को इस्तेमाल किया जा सकता है अदालती प्रोसीडिंग्स में। तो मैं ये समझता हूँ कि वो भी बड़ी प्रीएम्प्टिव मूव थी उस वक्त चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने, जो कि खुद ऑथर थे पैनामा केस के। उन्होंने अपने ही बेंच में उसके ऊपर फैसला दे दिया और मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा ही वजाहत कर दी जो कि कॉल्ड फॉर भी नहीं थी उस वक्त पे। ये सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट है। वो बात हुई थी कि किसी मुकदमे की समाअत के दौरान कौन सी ऐसी ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे किसी मुकदमे की समाअत की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इदारे की साख की बात है कि धड़ाधड़ चल रही हैं और फिर जो बातें लोग उसमें कर रहे हैं, गुफ्तगू करने वाले लोग, वो उन्हें ऑन करके उस पर आपने देखा होगा कि फिर वो उसके मुख्तलिफ जवाब भी उन्होंने पेश किए मीडिया में कि ये मैं इस तनाजुर में तो बात ही नहीं था कर रहा, और जो बात मैंने की उसका तो ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में ये बात थी नहीं, चाहे वो कुछ वकला साथी हों या कुछ और उसमें शख्सियात थी, और कोई किसी जगह से इसे डिसोन भी नहीं किया गया। तो एक जो फैक्टर है हैकिंग का या ये लीकेज का, ये आजकल इन मॉडर्न गैजेट्स में मौजूद है। इवन प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी ये एडवेंचर्स करते हैं और फिर अपनी तस्कीन के लिए या और किसी वजह से वो फिर उनको पब्लिक कर देते हैं। तो ये आप बतौर पाकिस्तानी शहरी के जस्ट पुट योरसेल्फ इन माय शूज़ एक लम्हे के लिए, और ये आप असेस करें कि आया ये जो ट्रिब्यूनल का जो कमीशन का जो मैंडेट होता है वो ज़ाहिर है अदालती फैसला नहीं है, वो जजा सज़ा नहीं दे सकते किसी को। उन्होंने तो सिर्फ एक फैक्ट फाइंडिंग करनी है, हकायक तलाश करने हैं, और फैक्ट फाइंडिंग में मेरे ख्याल में वो कदगने नहीं आएंगी। उनको ये मैंडेट भी साथ में दिया गया जिसकी आपने एप्रीहेंशन का इजहार किया कि ये अगर किसी रियासती सरपरस्ती के साथ हो रहे हैं तो वो उसको भी देख लें, अगर उसमें उनको ये एलिमेंट नज़र आता है। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में ये अच्छा टाइम है कि कौम तक ये हकायक जो हैं ये पहुंचने चाहिए कि एक तो ये कि आया ये फेक हैं, ये गुफ्तगू नहीं हुई, और फिर इस गुफ्तगू के नतीजे में कुछ और कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो सामने नहीं आए, चाहे वो मुकदमात की जो फिक्सिंग हो, यानी कि उनकी समाअत के लिए मुकर्रर होना, या उनके जो नताइज हैं जिसकी वजह से लोगों के जहन में ये बातें आई और लोगों को ये उंगलियां उठाने का मौका मिला। और दूसरा जाहिर है उनकी सेहत के बारे में कि ये कोई कट एंड पेस्ट हैं या ये उसी तरह से है। तो ये सारे वो थे फैक्टर्स जिनकी वजह से ये ज़रूरी समझा गया कि इस पर एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन जो है वो अपॉइंट कर दिया जाए।
ये कोई अदालती कार्रवाई नहीं होगी कि इसमें ठीक। ट्रायल होगा और उसमें सजाएं होंगी और फिर फर्द जुर्म लगेंगे, बिल्कुल नहीं। ये तो फैक्ट फाइंडिंग का एक कमीशन है और ठीक। वो यार्डस्टिक जो दी गई थी वो अदालत में इस्तेमाल करने के लिए थी। वैसे मेरे अपने बतौर वकील उस पर ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पहली जजमेंट्स जो हुई, आपको याद होगा रेंजर्स का केस था जिसमें वो एक शहरी को उन्होंने गोली मारी, सरफराज शाह नामी को, फिर उसमें सजाएं हुई, सजाए मौत हुई, फिर राजीनामे की बुनियाद पर उन्हें उम्र कैद में तब्दील किया गया। सियालकोट में जो लिंचिंग हुई थी दो नौजवानों की कि ये डकैती कर रहे थे और बाद में कुछ और हकायक सामने आए, उसमें भी ये ऑडियो वीडियो एविडेंस के ऊपर ही बहुत सारी जो कन्विक्शन थी वो बेस थी। तो इस पे अब हमारी जुरिस्प्रूडेंस काफ़ी हद तक डेवलप्ड है। ठीक। नाजरीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे तो ये जो एक्ट लागू किया जा रहा है मुख्तलिफ बलवाइयों से मुतालिक, उसके बारे में भी बात होगी और तारड़ साहब से ये भी जानेंगे कि क्या ये फैक्ट्स फाइंडिंग जो कमीशन है ये सिर्फ एक जज का अहाता करेगा या कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक मामलात का भी अहाता करेगा। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। आज के जिरगे में हमारे साथ हैं वफाकी वज़ीर क़ानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब। तारड़ साहब, ये जो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब का कमीशन है, इसके सामने जो चीज़ें रखी गई हैं कि वो उसकी वो तहकीकात करें, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो चीफ जस्टिस के रिश्तेदारों से मुतालिक है, कुछ जस्टिस नकवी साहब के उससे मुतालिक है। तो ये ज़रा बताइए कि ज़ाहिर बात है कि बुनियाद तो वही है कि जज साहिबान को या क्लियर कर दिया जाए या फिर ये कि अगर किसी न किसी सूरत में उनके तरफ उंगली उठती है तो वो भी क्लैरिफाई हो जाए। तो ये सिर्फ जस्टिस नकवी साहब के मामलात को देखिएगी या कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक बंदियाल साहब से मुतालिक मामलात को भी देखेगी? देखिए, आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, किसी मोअज़्ज़ज़ जज का नाम नहीं लिया गया और बहुत गार्डेड लैंग्वेज इस्तेमाल की गई और बहुत सारे मामलात छोड़े गए कमीशन पे कि वो डिसाइड करेंगे उन्होंने किस तरह चलना है। लेकिन क्योंकि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कोई 8 या 9 वो इंस्टांसेस हैं जिनका स्पेसिफिकली जिक्र कर दिया गया और उसमें वो सारी बातों का जो आप जिक्र कर रहे हैं उन इंस्टांसेस का भी अहाता होता है। और साथ में ये भी कहा गया कि इसके अलावा अगर कमीशन कोई जुड़ी हुई चीज़ें हैं या कुछ तरह की और चीज़ें जो कि काबीना ने ओवरलुक की हों, उनको देखना चाहें तो वो देख सकते हैं और आमतौर पर ये TORs में लिखा जाता है और उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट पाबंद होगी कि वो जिस हद तक उन्हें टेक्निकल सपोर्ट फ्राहम कर सके, लॉजिस्टिक और टेक्निकल, वो भी देंगे। तो वो कमीशन पे अब डिपेंड करता है कि उन्होंने अपना काम जब शुरू करना है तो वो किस तरह से करते हैं और वो क्या क्या मंगवाते हैं, कौन सा मटेरियल जो इन TORs के मुताबिक वो पेरूज करना चाहेंगे, जिस पे फिर वो अपनी इंक्वायरी जो है वो शुरू करना चाहेंगे। तो ये थोड़ा एक ब्रॉडर होगा। और मैं फिर एक वजाहत कर दूँ कि ये एक संजीदा मामला था, इस पर बड़ी एहतियात से गुफ्तगू की गई और इसीलिए कोई अलामिये जारी नहीं किए गए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पहले नहीं की गई जब तक कि ये जारी हो नहीं गया। और ये एहतियात का दामन रखना भी चाहिए जब इदारों की साख और ख़ास तौर पे ऐसे इदारे जो कि निज़ामे इंसाफ का सतून हैं, उनकी जब बात हो रही हो तो ये एहतियातें ज़रूर करनी चाहिए। और ये इस नेक नीति के साथ कमीशन कायम किया गया है कि जो उंगलियां उठ रही हैं वो उस बात का मदावा हो और जो इसमें क्लियर हैं लोग वो क्लियर हों और ट्रांसपेरेंसी आए, लोगों का एतमाद बहाल हो इदारे पे। और अगर ये कोई एक प्लान्ड अफेयर है या कोई ऐसी बात है तो वो भी लोगों के सामने आए। लेकिन इसमें तो सब आते हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी आते हैं, जस्टिस नकवी साहब भी आते हैं, जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी आते हैं। कमीशन इन सब से मुतालिक इंक्वायरी कर सकती है, फैक्ट फाइंडिंग्स कर सकती है। साफ़ी साहब, इसी वजह से हमने हाज़र सर्विस जज साहबान और वो भी जो सीनियरिटी में और साख के हवाले से जो जिन लोगों के बारे में शोहरत को भी ज़हन में रखा गया, सारे जज साहबान बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, लेकिन जिनके बारे में कुछ उंगलियां उठ रही हैं या उस हवाले से वो उनका ज़ाहिर है वो ख़ुद उस कमीशन का हिस्सा नहीं थे हो सकते, इसीलिए इन लोगों का इंतखाब किया गया। और हाज़र सर्विस जज साहबान को ये हुकूमत ने दरख्वास्त की
कि आप इस कमीशन का हिस्सा बने, ताकि ये जो जुडिशरी के मुतल्लिका मवाद और चीज़ें हैं ये एक इंटरनल अफेयर के तौर पे ये खुद ही देखें और इसके ऊपर फाइनली जो भी उनकी सिफारिशात होंगी उनको आइन और कानून के मुताबिक उन पर अमल किया जाएगा। अच्छा, इससे पहले सिर्फ कैबिनेट नहीं बल्कि पूरी पार्लियामेंट ने भी चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में जो बेंच है उसके फ़ैसलों को तनकीद का निशाना बनाया। बहुत सारे लोगों ने उनको बुलाने की बात की पार्लियामेंट में, बहुत सारे लोगों ने रेफरेंस दायर करने की बात की। तो हुकूमत के क्या इरादे हैं चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ या उनके हमख्याल जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने का कोई प्रोग्राम है नियर फ्यूचर में? साफ़ी साहब देखिए, आपको अंदाज़ा होगा कि पार्लियामान में ये एक मोशन मूव हुई, पहले कोई बहस मुबाहिसा होता है और ये पार्लियामान का प्रेरोगेटिव है, उसका इख्तियार है कि वो किसी भी ऐसे इशू पे जो उस वक्त उनकी नज़र में कौमी अहमियत का मामला है उस पर गुफ्तगू करें, बहस मुबाहिसा करें और उसके बाद फिर कोई ऐसी करारदाद के ज़रिए से या रेजोल्यूशन जो है जिसे हम कहते हैं उसके ज़रिए से फिर असम्बली अपना जो डिसीजन है, जो फ़ैसला है वो करती है। तो दो चीज़ें मैं आपको बता दूं, जो हमारी पार्लिमानी निज़ामी हुकूमत है उसमें हमारे आइन के तहत जो फ़र्क है, हुकूमत जो है वो एग्जेक्टिव इंतज़ामिया है, वो बनती पार्लिमान में से है, उसको कायम पार्लिमान करती है, लेकिन वज़ीर आज़म और उनकी काबीना जो है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वो इंतज़ामिया है जो इंतज़ामी अमूर चलाते हैं, जो मुल्क चला रहे हैं। मुकन्ना यानी कि जो पार्लिमान है वो कानून साजी करती है, कानून साजी में फिर पॉलिसी मैटर्स भी आते हैं और उनके अपने इख्तियारात हैं आइन के तहत। पार्लिमान ने ये फ़ैसला किया है कि एक कमेटी बनाई है उन्होंने, जो कि उनकी सियासी जमातें, पार्लिमानी प्रेजेंस वाली जो बड़ी सियासी जमातें हैं 5, उनके एक एक रुकन को जो कौमी असम्बली से हैं उनको उसमें मुकर्रर किया गया और उनको ये मैंडेट दिया गया कि वो जायज़ा लें कि आया आइन के आर्टिकल 209 के तहत मिसकंडक्ट का कोई केस बनता है, अगर बनता है तो फिर उसे इन अकॉर्डेंस विद लॉ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूबरू रखा जाए। वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो गई थी उसी दिन करारदाद के ज़रिए से, और मेरे ख्याल में ये पिछले हफ्ते की बात है। अब वो जो 5 रुकनी कमेटी है वो देख रहे हैं, नेचुरली उन्होंने कुछ मटेरियल भी एग्जामिन करना है, फिर शायद वो कोई लीगल ओपिनियन भी लें। तो वो पार्लिमान का फ़ैसला है, मुकन्ना का फ़ैसला है। हुकूमत उस हवाले से क्योंकि इंतज़ामी अमूर के हवाले से अपने अमूर सर अंजाम देती है, तो मैं ये थोड़ा सा वजाहत इसलिए कर रहा हूँ कि जो फाइलिंग ऑफ रेफरेंस है ये पार्लियामेंट ने डिसाइड किया है और उन्होंने अपनी कमेटी बनाई है और वो कमेटी फिर जो सिफारिश करेगी उसी की बुनियाद पे फिर एग्जीक्यूटिव आगे बढ़ेगी। नहीं, उन्होंने जो रेजोल्यूशन पास किया है वो प्रोसीड करेंगे ऑन देयर ओन, वो खुद भिजवाएंगे रेफरेंस, वो जो कमेटी रिकमेंड करेगी बजरिया स्पीकर सेक्रेटेरिएट के। अच्छा, और ये जो आप लोगों ने तौहीन पार्लियामेंट बिल एक्ट पास किया, तो ये कोई अजीब सा नहीं है एक जमहूरी हुकूमत में, क्योंकि पार्लियामेंटेरियन तो आवाम को जवाबदेह होते हैं, उधर तो बहुत कुछ होता है, तो ये एक बड़ा ठीक है कानूनी होगा लेकिन एक जमहूरियत की रूह के मुखालिफ काम आप लोगों ने नहीं किया आदलिया के इंतकाम में? नहीं, कोई इंतकाम वाली बात नहीं है साफ़ी साहब, मैं अर्ज़ करता हूँ ये बड़ी देर की चल रही थी डिबेट और ये बड़ी पुराने बिल हैं, ये पिछली हुकूमत उससे पिछली हुकूमत में भी ये डिबेट होता रहा। अगर आप आइन का आर्टिकल 66 पढ़े ना तो वो बड़ा वाज़ेह है और वो है जो इस्तेहकाक है पार्लिमान का। देखिए, मदर ऑफ इंस्टीट्यूशन जब हम उसे कहते हैं तो फिर उसे टूथलेस भी नहीं होना चाहिए। अगर उसकी तहकीर तौहीन होती है तो अदालत की तहकीर तौहीन पे भी हमने सज़ा रखी है। कई और इदारे हैं, आइनी इदारे, जिनके पास तहकीर और तौहीन पे मकसद कोई सज़ाएं देना नहीं होता साफ़ी साहब, एक डिटेरेंस होती है कि लोग जो फ़ैसले हैं और जो स्मूथ फंक्शनिंग है उस इदारे की उसमें हायल ना हो। देखिए 66 आर्टिकल में ये कहा गया कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए पार्लियामान ये कानून साजी करेगी और अपने जो इस्तेहकाक है
उसको उसकी हिफाजत के लिए, मेंटेन करने के लिए वो कानून साजी कर सकती है और उसमें गुंजाइश है। 66(3) के अंदर लिखा कि जैसे पार्लियामान अपने जो फंक्शंस हैं वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी करती है और अपना जो बिजनेस है वो सौंप देती है स्टैंडिंग कमेटीज़ को, और उसे हम पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का नाम देते हैं, यानी कि वो अपना एक निगरानी किस्म निगरानी का फंक्शन भी आइन के तहत पार्लियामान जो है वो डिस्चार्ज करती है। आप खुद वाकिफ़ हैं पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बिजनेस से। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी वाक़यात आए जिनमें पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटीज़ बुलाती हैं। किसी दौर में चेयरमैन नैब के हवाले से था, कभी वो ऑडिट है जी के अदालतों का ऑडिट हो सकता है कि नहीं, फ़ौज का ऑडिट किस हद तक हो सकता है क्योंकि उसकी भी जितनी इजाज़त है और जितनी नहीं है। लेकिन उनका एक एडेड एडवांटेज ये है कि सिविल गवर्नमेंट की तरफ से ऑडिटेड अकाउंट सर्विस के अफसरान जो हैं वो एक पूरा AGP के अंडर, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के अंडर एक मिलिट्री अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, तो वो पूरी तरह उनकी निगरानी भी करता है और उसका हिसाब किताब भी मेंटेन करता है। और बहुत सारे मौके आते हैं कि जब पार्लिमानी जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं वो इंडिविजुअल्स को या अफसरान को बुलाते हैं उस अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए जो उन्हें पार्लियामेंट्री ओवरसाइट के लिए दिए गए हैं आइन में, और आगे से वो आते नहीं हैं। आए तो जो उनसे डॉक्यूमेंट मांगा जाता है वो नहीं देते, वो दे दें तो वो शहादत देने के लिए तैयार नहीं होते। तो नहीं, वो तो डॉक्टर साहब पार्लियामेंटेरियन में अखलाकी ज़रूरत नहीं है, पहले से बाकी कमेटियाँ अपनी जगह पे, लेकिन इस्तेहकाक कमेटी मौजूद है, वो किसी को भी बुला सकती है। रीसेंट पास्ट में IGFC को बुलाया गया था, IG को बुलाया गया था, वो वारंट जारी कर सकती है। तो उसके होते हुए इस कानून साजी से क्या एक पैरेलल जुडिशल सिस्टम कायम नहीं किया गया? नहीं, मैं अर्ज़ कर देता हूँ जी, मैं अभी इस पे इसलिए भी कमेंट नहीं करूँगा कि अभी ये हमारे पास आना है सेनेट में, ये अभी कौमी असम्बली ने सिर्फ पास किया है, ये अभी बिल की सूरत में है। और हमारा जो कानून साजी का तरीक़ाकार है जो कि आइन में दर्ज किया गया है और फिर आर्टिकल 70 में जो दर्ज है वो ये है कि एक हाउस किसी बिल को अगर पास कर भी दे तो फिर वो दूसरे हाउस में जाता है, और दूसरे हाउस का वो कुल्ली इख्तियार है कि उसमें जो जितनी तरमीम करे, इवन उसे रिजेक्ट कर दे, और अगर वो टोटल रिजेक्शन में जाएगा तो फिर जाहिर है वो रिवर्ट बैक होता है। और फिर आपने देखा एक प्रोसीजर ये भी है कि वो जॉइंट सिटिंग में चला जाता है। फिर ये सारा कुछ होने के बाद आपने माजी करीब में ख़ास तौर पे देखा कि सदर मुमलिकत भी पार्लियामान का हिस्सा हैं, उनके पास भी ये इख्तियार है कि जब दोनों हाउस पास कर देते हैं ऐवान ज़ेरी और ऐवान बाला, तो सदर मुमलिकत आइन के आर्टिकल 70 के तहत 70 क्लॉज 3 है मेरे ख्याल में, जिसके तहत वो एग्जामिन करते हैं, और अगर वो उससे मुत्तफिक ना हो तो वो मैसेज अपना एक पैगाम लगा के उसको वापस भेजते हैं, जो कि ये नैब लॉज में और इलेक्शन लॉज में और बहुत सारी जगहों पे उन्होंने किया ये काम। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल में भी उन्होंने ये किया। तो वो सारी स्टेजेस अभी बाकी हैं, और मैं इससे ज़्यादा इसलिए नहीं करना चाहता कि एक तो मेरी वो जिम्मेदारी, ये प्राइवेट मेंबर बिल था क्योंकि ये हुकूमती बिल नहीं था, तो हुकूमत का इनपुट ज़ाहिर है प्राइवेट मेंबर बिल में आइन के तहत उस कदर नहीं है। वो सारा प्रेरोगेटिव पार्लियामेंटेरियंस के पास है, हुकूमत अकेले खड़े होकर इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती या कहे कि जी मैं नहीं इसे मानता। अभी ये सेनेट में आएगा, मैं खुद भी उस प्रोसेस का हिस्सा हूँगा क्योंकि मैं मेंबर हूँ उस कमेटी का, और बतौर वज़ीर कानून भी अपनी इनपुट दूंगा। आपने जो कहा कि पैरेलल जुडिशल सिस्टम है, मैं बिल्कुल ये इस बात पे बिल्कुल मैं क्लियर हूँ कि हमें जो आइन में दी गई लाइन है वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए, और अगर इसकी शिक्के वो टेस्ट पास नहीं करती और वो उस डोमेन से बाहर जाती हैं तो सेनेट में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस बात की दुरुस्तगी भी करेंगे। लेकिन इसमें जो तौहीन की बात है, तो इस पार्लियामेंट की तो सबसे ज़्यादा तौहीन मियां नवाज शरीफ ने की है, मरियम नवाज साहबा ने की है, बिलावल साहब ने की है, मौलाना साहब ने की है, मैंने की है, क्योंकि हम सब 2018 के इलेक्शन को नहीं मानते थे, हम इसे जाली पार्लियामेंट कहते थे। मैं आज भी 2018 के इलेक्शन को जाली इलेक्शन कहता हूँ, उसको सिलेक्शन कहता हूँ, और मौलाना फजल रहमान साहब जैसे लोग भी हैं। तो पहले तो ये जारी पार्लियामेंट था, अब उसके साथ अधूरी पार्लियामेंट भी हो गया है। तो अगर तौहीन का ये कानून बनता है
तो फिर इसका इतलाक़ सबसे पहले नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहब, बिलावल साहब, जरदारी साहब, मौलाना साहब और मुझे से लोगों पे नहीं होगा। मैं अर्ज़ करता हूँ साफ़ी साहब, मैंने जैसे अर्ज़ किया अभी ये बिल है और अभी इसने बड़े मराहिल तय करने हैं और वो एक प्रोसेस है पूरा आईनी। उसमें मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया है कि सेनेट में यह भिजवाया गया, हम इसे पूरी तरह से एग्ज़ामिन करेंगे। जितनी बात आपने की, मेरे ख्याल में जो बिल मैंने देखा है ये उसका अहाता, जो बात आप कर रहे थे, ये कोई तनकीद बाहर बैठ के करने से या ये कहने से कि प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, ये तौहीन नहीं होगी। वो आएगी आर्टिकल 66 के पैरामीटर्स के अंदर ही, लेकिन बाहर कैफ ये एक डिबेटेबल इशू है। मैं खुद इस पे जो बात आप करते हैं बाय एंड लार्ज इसके हक में हूँ और मैंने जो अपनी कुछ तजावीज़ रखी थी जब ये फ्लोर पे आया था पहले, तो मैंने ये कहा था कि इसमें ये चीज़ें देखें। नफीसा शाह साहिबा ने बल्कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे आर्टिकल 66 की उस क्लॉज का जिक्र किया जिसमें बिल्कुल इख्तियार है और उसमें एक तजवीज़, आइन तजवीज़ करता है कि पार्लियामेंट में फॉर दिस पर्पज़ कॉन्स्टिट्यूट ए कोर्ट, के वो कोई अदालत कायम कर सकते हैं जो किसी रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पे या ऐसे शख्स पे मुश्तमिल हो जो कि क्वालिफाई करते हैं टू बिकम जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो ये वो सारी तजावीज़ हैं जो इंशाअल्लाह नहीं, उसमें दारुल साहब एक तो ये है कि आप पूरी पार्लियामेंट के फ़ैसले को या उसकी कानून साजी को डिफ़ाई करें। दूसरा, उसमें इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन के इस्तेहकाक का मामला भी रखा गया है। अब कल हमेशा आप जैसे शरीफ लोग तो नहीं होंगे, कल उधर कासम सूरी साहब बैठे होंगे जो जाली वोटों से मेंबर बने होंगे। मैं उस पर तनकीद करूँगा कि जी वो जाली वोटों से मेंबर बने हैं और आप अगर उनको ये इख्तियार देते हैं तो वैसे भी तो हमारे पार्लियामेंटेरियन का बाज़ औक़ात इस्तेहकाक अगर पुलिस उनको रोकती है तो उससे भी मजरूह होता है। तो मेंबर के हाथ में इतना इख्तियार देना ये क्या ज़्यादती नहीं होगी? साफ़ी साहब, मैं क्योंकि जो मैंने अभी तक देखा है, एक तो मैं बताऊं कि उसमें सेफ्टी वेल्व्स काफ़ी हैं। सेफ्टी वेल्व्स ये हैं कि कोई भी मेंबर या किसी कमेटी के अगर चेयरमैन ने कहा कि ये प्रिविलेज ब्रीच हुई है और ये अमाउंट करती है तौहीन पे, यानी कि उस पर सज़ा हो सकती है, तो वो मामला रेफ़र होगा पहले प्रिविलेज कमेटी को, जो कि काफ़ी एग्जॉस्टिव है, जिसमें अपोजिशन और जो ट्रेजरी बेंचेस दोनों के नुमाइंदे जो हैं वो मौजूद हैं, वो करेंगे। फिर एक स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई जिसका मामला बाद में आएगा। फिर मामला जाएगा हाउस में, पूरा ऐवान इस पे डिबेट करेगा और ऐवान सेटिस्फाई होगा कि ये प्रिविलेज ब्रीच ऐसी हुई है जो कि पनिश होनी चाहिए, तो फिर ऐवान वो मामला उस स्पेशल कमेटी को भेजेगा जो कंटेम्प्ट कमेटी है। उसमें फिर दोनों अतराफ़ के बराबर अरकान शामिल हैं, ट्रेजरी के और अपोजिशन के, ताकि वो बिल्कुल बैलेंस रहे और कोई मिसयूज़ का इम्कान ना रहे। और वो फिर उस पर फाइनल वर्डिक्ट देंगे और उसके बाद फिर वो मामला नजर सानी के लिए एक 2 रुकनी कमेटी है जो चेयरमैन सेनेट और स्पीकर है उनके पास जाएगा। तो सिर्फ उसके बाद फिर वो अमल दरामद के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा। और जाहिर है जो जुडिशल रिव्यू की पावर्स हैं वो मौजूद हैं इस मुल्क में, तो ये सेफ्टी वेल्व्स उन्होंने काफ़ी लगाए हैं। लेकिन क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर बिल था, इस पे ये हुकूमती बिल होता तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इसकी एक एक शिक को, एक एक लफ्ज़ को फिर वो ओन करती हैं और वो उनको पास भी कराना होता है। पहले CCLC होती है, कैबिनेट कमेटी फॉर लेजिस्लेटिव जो केसेस हैं, फिर वो कैबिनेट में आता है, कैबिनेट अप्रूव करती है, फिर वो बिल फ्लोट होता है। तो ये क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल था उस पर उन्होंने किया, अभी ये सेनेट में आएगा। मैं इससे ज़्यादा इसलिए नहीं खुल के बात कर रहा कि मैंने खुद उस कमेटी में बैठना है, तो जो तजावीज़ मेरे जहन में हैं, जो आरा मैं देना चाहूँगा और बतौर वज़ीर कानून अगर उन्होंने मुझसे मेरी एज एन अमाइकस या रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत राय ली तो वो भी मैं दूंगा। जो बातें आप कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, उन बातों का इसमें अहाता होना चाहिए। लेकिन दुनिया की बहुत सारी जुरिस्डिक्शंस में ये पार्लियामेंट्री ओवरसाइट जहाँ पे एक्सरसाइज होती है, उनके पास पनिश करने का इख्तियार है और वो बड़े लिमिटेड पैरामीटर्स में। हमारा आइन भी इसकी आर्टिकल 66(3) जो है उसकी इजाज़त देता है। इसको ये सारे को हमने मिला के पढ़ना है और फिर ये भी जहन में रखना है कि हम एक पार्लिमानी जमहूरी माशरे में रहते हैं जिसमें लोगों को अपने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन पे ट्रस्ट है
और होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हम उतनी मजबूत जमहूरियत नहीं हैं जितनी मगरब की वो जमहूरियतें हैं जिन्हें 400-400 500-500 साल पहले कायम किया गया, और जिन्होंने हिस्ट्री के वो सारे अदवार देखे और वो टेस्ट पास किए मुख्तलिफ, और फिर वो ये पावर कभी कभार एक्सरसाइज करते हैं, जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कर लेता है बरतानिया में और कुछ यूरोप की पार्लियामेंट्स में है। तो ये सारा कुछ इंशाल्लाह, ये अभी क्योंकि बिल है और बड़ी एक बुनियादी सी जगह पे है, तो ये सारे सेफ्टी वेल्स जो हैं इनको रिवर्स ऑर्डर में देखा जाएगा। ठीक नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और वापस फिर बात करेंगे कि ये जो मिलिट्री एक्ट के तहत खुसूसी अदालतों के तहत हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि 9 मई के ज़िम्मेदारान को ट्राई किया जाए, तो उसकी वजह क्या है और उसका तरीक़ा क्या होगा, इस पे बात होगी आज़म नज़ीर तारड़ साहब से एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरके में। आज के जरके में हमारे साथ हैं वफाकी वज़ीर क़ानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब। तारड़ साहब, यकीनन जो 9 मई था वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 9/11 से कम नहीं है, और उस पर उनका या कौम की नाराज़गी अपनी जगह पे खुसूसन जो शुहदा के यादगारों की तौहीन की गई है, वो तो एक बिल्कुल नाकाबिल माफ़ी जुर्म बन जाता है। लेकिन ये जो आर्मी एक्ट के तहत या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उसके ज़िम्मेदारों को ट्राई करने का स्पेशल अदालतों से फ़ैसला किया गया है, तो ये क्या हमारी एग्जिस्टेंस जो जुडिशरी है उस पर अदम एतमाद का इजहार नहीं है? बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। एक तो बात ये आपने कहा कि वो सिक्योरिटी अदारों के लिए 9/11 और कौम के लिए, मैं समझता हूँ कि ये वाकई ये रियासत पूरी के लिए और पाकिस्तान भर की आवाम के लिए वो सूरत हाल ऐसी है जैसे आपने ज़िक्र किया, और बड़ी तकलीफ़ दे मनाज़र हैं। उन पे जितना भी दुख का, गम का, गुस्से का इजहार किया जाए वो कम है, और ख़ास तौर पे एक जमहूरी सियासी जमात क्लेम करती हो, जो जमात अपने आप को डेमोक्रेटिक पार्टी, वहाँ से इस तरह के जो रिएक्शंस हैं वो आना, ये बहुत ही अचंभे की बात है। सियासत में तो वायलेंस का स्कोप बहुत कम है। सियासतदान तो बल्कि बर्दाश्त की वजह से जाने जाते हैं, अपने सब्र की वजह से, टॉलरेंस की वजह से, और ये सियासतदान का खासा है। पहली क्वालिटी जो पॉलिटिशियन में है वो सब्र और बर्दाश्त की होती है। मैंने मियां नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को, हमजा शहबाज शरीफ को, इसलिए नहीं, एक फैमिली है, ख्वाजा साद रफ़ीक को, इन लोगों को जेलों में अपने मुकदमात भुगतते हुए और फिर जेलें काटते हुए देखा है। राना सनाउल्लाह को, इनकी ज़ुबानों पे कभी इस तरह शिकवे भी नहीं थे आते, तनकीद ज़रूर करते थे कि हमारे ख़िलाफ़ जो हैं वो मुकदमे झूठे हैं और हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन वो चाहते तो वो भी 10-20 हज़ार बंदे खड़े कर सकते थे और पत्थर मरवा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, और ये पीपल्स पार्टी के साथ बड़ी सख्तियाँ आई, बाकी सारा। अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए, एक मैं वजाहत कर देना चाहता हूँ बतौर वज़ीर कानून के और काबीना का हिस्सा होने के हवाले से। ये जो बात हो रही है ना जी, कि ये मिलिट्री अदालतें कायम की जा रही हैं, फ़ौजी अदालतें, खुसूसी अदालतें कायम होंगी, ये ऐसी बात नहीं है। 1952 का आर्मी एक्ट है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उसके शेड्यूल में है, वो 1923 का है मेरे ख्याल में। ये दोनों कवानीन जो हैं ये राइज हैं उसी वक्त से जब से ये बनाए गए, और ये फंक्शनल हैं। इनके तहत जो स्टैंडिंग ट्रिब्यूनल्स हैं वो भी, और जो कोर्ट्स हैं आर्मी के अपने सेटअप के अंदर वो भी। जब फौजी तनसीबात को ट्रेसपास किया जाता है जो कि प्रोहिबिटेड डिक्लेयर हुई होती हैं, जैसे उनके दफातर हैं, उनकी तनसीबात हैं, मियाँ वाली का एयर बेस है, कोर कमांडर का कैंप ऑफिस है रिहाइश के साथ ही, आर्मी इंजीनियरिंग का साथ में दफ्तर है जो रैनसैक हुआ, जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी का दफ्तर फैसलाबाद वाला था उसकी भी सूरत है, और बहुत सारी ऐसी तनसीबात उनकी। वो जब ट्रेसपास होती हैं बज़ोरे बाजू, और वहाँ पे जो गार्ड्स हैं जब उनको रैनसैक करके और फिर उस पर कोई बनवा होता है या उसके अंदर दाखिल होके उसकी ब्रीच की जाती है, तो वो साफ़ी साहब जो एग्जिस्टिंग कवानीन हैं आर्मी एक्ट के, उसमें सिविलियंस, वो लोग जो इस अमल में शरीक होते हैं,
वो आर्मी एक्ट के तहत प्रोसिक्यूट और ट्राई होते हैं, और इसकी बहुत सारी मिसालें पहले मौजूद हैं, बल्कि ये बाय एंड लार्ज चल रहे होते हैं केसेस आम तौर पे। नहीं, सबसे ज़्यादा तो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में इन्हीं अदालतों के तहत सैकड़ों लोगों को सज़ाएँ दी गई हैं। लेकिन एक तो ये था कि वो कहा जाता था कि जी सिर्फ उन लोगों को सज़ाएँ दी जा रही हैं कि जो दहशतगर्द हैं, उनको इसके तहत ट्राई किया जा रहा है, और क्योंकि आम अदालतों और जजों को उनसे ख़तरा होता था, उसके ख़िलाफ़ फ़ैसले नहीं दिए जाते थे। फिर जस्टिस सेठ वक़ार ने इसके तहत मिलने वाली कई सज़ाओं को कलअदम करार दिया था, और इमरान ख़ान की हुकूमत उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में आई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ख़िलाफ़ अभी तक स्टे तो दिया हुआ है लेकिन कोई फ़ैसला नहीं किया है। तो अब जस्टिस सेठ वक़ार के फ़ैसले और इसी सुप्रीम कोर्ट के स्टे के तनाजुर में आप क्या समझते हैं कि इस तरह की अदालतों का दोबारा क़याम, और वो तो दहशतगर्द थे, इन्होंने काम बहुत यानी बहुत ज़ालिमाना काम किया है और बेरहमाना काम किया है, लेकिन बहरहाल है तो एक पॉलिटिकल पार्टी। साफ़ी साहब, अच्छा है ना, मैंने वजाहत की, मैं फिर वजाहत से अर्ज़ कर देता हूँ। एक चीज़ मैं क्लैरिटी से कह रहा हूँ कि कोई खसूसी अदालत कायम नहीं की जा रही। 2015 में सानिया पेशावर APS के बाद आइन में तरमीम करके खसूसी अदालतें कायम की गई थी, जो कि चैलेंज हुई सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ पे फुल कोर्ट बैठी और उन्होंने फिर उनके क़याम की इजाज़त दी, लेकिन उनमें सनसेट क्लॉज थी, वो 2 साल के लिए कायम की गई थी, जिनके फैसला जात जो हैं वो सेठ वक़ार साहब के सामने आए या पेशावर हाई कोर्ट के सामने आए, और उनकी अपीलें अब यहाँ पे हैं, और कुछ पिंडी बेंच में भी आए। फिर उनमें एक्सटेंशन भी हुई थी टाइम की, 2 साल मज़ीद की, 17 और 17 से 19 हुए, और 19 के बाद शायद 6 महीने का टाइम और था या दिया गया। सर, ये वो नहीं है कोर्ट्स, ये कोई ना कानून में तरमीम की जा रही है ना आइन में, और वो जो खसूसी अदालतों का कानून था वो ख़त्म हो गया 2019 में। ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये 1952 और 1923 के जो राइजुल वक्त उस वक्त के कवानीन आज तक जुडिशल स्क्रूटनी का टेस्ट पास कराए हैं, ये जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं आर्मी एक्ट के अंदर, उनके तहत स्टैंडिंग मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स अंदर होते हैं, जो आर्मी ऑफिशियल्स के साथ जो सिविलियंस इन्वॉल्व होते हैं उनका भी ट्राई करते हैं, और वो सिविलियंस जो उन ऑफेंसेस को कमिट करते हैं जिनका मैंने जिक्र किया कि वो आर्मी तनसीबात में ट्रेसपास करते हैं और फिर बलवा करते हैं, रैनसैक करते हैं, या कोई ऐसी जो हसास दस्तावेज़ात हैं जिनको प्रोहिबिटेड एरिया में रखा गया है, या हथियारों या चीज़ों को लूटते हैं, तो वो एक पूरा मैकेनिज्म है आर्मी एक्ट के अंदर। उसके तहत वो ट्रायल्स जो हैं वो आर्मी एक्ट के तहत स्टैंडिंग ट्रिब्यूनल्स उनके जो हैं वो करते हैं, और वो आज के नहीं है, वो हमेशा होते रहे हैं। वो जब उनका अपना मामला जब वो कंप्लीट हो जाता है साइकिल, यानी ट्रिब्यूनल के बाद एक अपील इंटरनली प्रोवाइडेड है हो जाए, तो उसके बाद उसमें जुडिशल स्क्रूटनी होती है, हाई कोर्ट में रिट लाए करती है, और हाई कोर्ट्स के बेतहाशा फैसले हैं। कई दफ़ा वो सज़ाओं को बहाल रखते हैं, कई दफ़ा ख़त्म कर देते हैं। फिर एक फोरम सुप्रीम कोर्ट का भी होता है। मैं आपको याद कराए देता हूँ, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब के वो झंडा कुर्ती, क्या वो केस को कहते थे, वो जो पेट्रोल झंडा चीची, झंडा चीची जी बिल्कुल, वो हमला हुआ, तो ये केस बड़ा हाईलाइट हुआ। उसमें जो सिविलियंस ट्राई हुए, उन्होंने कहा कि जी नहीं, हम नहीं ट्राई हो सकते, तो पिंडी हाई कोर्ट का डिसीजन आया। फिर उसके बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का बेंच था 5 रुकनी, उन्होंने वो केस सुना बड़ी तफसील के साथ, और उन्होंने वो जो प्रोसीजर और सजाएं थी वो बहाल रखी। तो ये वो जो कन्फ्यूजन मैं दूर कर रहा हूँ, जो APS आने के बाद पार्लियामान ने खसूसी अदालतें कायम की थी, जिसपे फिर केसेस फाइल हुए। मैं खुद पिटिशनर था उसमें, पाकिस्तान बार काउंसिल का मैं वाइस चेयरमैन था, मैं भी पिटिशनर था। ये उस कानून के तहत और उन स्पेशल कोर्ट्स के तहत नहीं चलेंगे, बल्कि 1952 का जो कानून है उसी के तहत। एक बात साफी साहब, एक बात में और फौजदारी की हूँ कि मैंने 30 साल क्रिमिनल साइड पे प्रैक्टिस की है जी। एंटी टेररिज्म के लॉज जो हैं उनमें ज्यादा संगीन और सख्त सजाएं हैं, जिनके तहत वो जो गैर फौजी तनसीबात को, पुलिस की गाड़ियों को जलाना, पुलिस अफसरान को जख्मी करना, पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टीज को बल्बों की सूरत में नजर आतिश करना,
बिल्डिंग्स को जलाना, रेडियो पाकिस्तान पे हमला, वो एंटी टेररिज्म के तहत होंगे ट्राई। ठीक। वो ज्यादा संगीन सजाएं हैं और ज्यादा संगीन प्रोसीजर्स है उसके, उस पे बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि वो भी टाइम टेस्टेड है और वो कोर्टों ने कहा कि ये बिल्कुल रियासत में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए करना चाहिए। और जो आम सड़कें बंद हुई या कोई ट्रैफिक रोकी गई, कुछ इस तरह के काम है, उसमें पीपीसी के फैसलों काबीना ने ये कहा कि जो जो एप्लीकेबल लॉज हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी ये कहा कि जो केसेस उन खसूसी कवानीन में फाल करते हैं जो आर्मी एक्ट के तहत है, वो अपना रास्ता ले सकता है कानून वहां पे। जो एंटी टेररिज्म में आएंगे वो लॉ शैल टेक इट्स ओन कोर्स, और जो पीपीसी और दीगर कवानीन के तहत है वो उस तरह से ट्राई होंगे। किसी केस को कोई स्पेशल कैटेगराइज नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जनाब आज़म नज़ीर ताड़ा साहब, हमें वक्त देने और हमसे बात करने के लिए। नाज़िर दुआ के साथ कि ये मुल्क अमन, खुशहाली और सुकून का गहवारा बने। आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।